नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज के अचानक से टूटने से कई लोग नदी में समा गए। हादसे में 45 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में 60 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। वहीं मृतकों के परिजनों को केंद्र और राज्य की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हादसे के बाद केबल ब्रिज की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कई लोग नदी में समा गए। कईयों ने टूटे ब्रिज को पकड़कर बचने की कोशिश की। लोगों को नदी से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस हादसे के समय पुल पर बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद थी। केबल ब्रिज काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसे महज 5 दिन पहले ही रिनोवेशन के बाद शुरू किया गया था। रिनोवेशन के बाद भी इतना बड़ा हादसा आखिरकार कैसे हुआ, इसे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में हुई घटना के संबंध में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। उन्होंने बचाव अभियान के लिए टीमों को तत्काल जुटने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी करने और प्रभावितों को हर संभव मदद देने के लिए भी कहा है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया। तो वहीं इस हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि गुजरात के मोरबी में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से बात की। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है और प्रभावितों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी ट्वीट किया और इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं मोरबी त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। तो साथ ही इस दुखद हादसे को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल पुल के टूटने से कई लोगों की हताहत होने की जानकारी मिली है। मैं ईश्वर से घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो इस बड़े हादसे को लेकर के कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की खबर बेहद दुखद है। ऐसे मुश्किल समय में मैं सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की हर संभव सहायता करें और लापता लोगों की तलाश में मदद करें। तो गुजरात के मोरबी में यह बड़ा हादसा हुआ, जिसे लेकर कई सवाल भी है और साथ ही जब यह हादसा हुआ, पुल टूटा, तब बड़ी संख्या में लोग इस पुल पर मौजूद थे जो सीधे नदी में समा गए। यह हैंगिंग ब्रिज था जो 5 दिन पहले ही रिनोवेशन के बाद फिर से शुरू किया गया था। लोगों की आवाजाही यहां पर शुरू कर दी गई थी और ये बड़ा हादसा हुआ जिससे कई लोगों की जान गई है। तो वहीं राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पर अपहरण की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया गया है। गैंग में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामनगरिया इलाके में 29 अक्टूबर को यह किडनैप की घटना हुई थी, जहां पर ज्ञान विहार जगतपुरा में फ्लैट से युवक को किडनैप किया गया था। गैंग में शामिल 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामनगरिया इलाके में 29 अक्टूबर को किडनैपिंग की वारदात हुई थी। आपको बता दें कि ज्ञान विहार जगतपुरा में ये वारदात, अपहरण की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए 6 बदमाशों की गिरफ्तारी की है। 2 लाख रुपए की फिरौती। अपहरित युवक के दोस्त ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने चंद घंटों के भीतर अपहरित युवक को सकुशल छुड़वा लिया है। साथ ही 6 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। प्रियांश गुर्जर को किडनैप करके 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। अपहरित युवक के दोस्त ने पुलिस को कंट्रोल रूम में सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीमें सक्रिय हुई और राजधानी जयपुर की पुलिस ने बेहतरीन काम किया। चंद घंटों में ही वारदात का खुलासा कर दिया। उधर गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मानवता की मिसाल पेश की। मंत्री गुढ़ा सन सिटी स्थित अपने आवास से विधानसभा जा रहे थे, तभी रास्ते में एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इस हादसे में घायल व्यक्ति को गुढ़ा ने अपने चौमू के बराला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स को इलाज में कमी न बरतने के निर्देश दिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। शाहपुरा थाना इलाके में बदमाशों ने एक कार चालक को नशीला पदार्थ सुंघा करके लूट की घटना को अंजाम दिया। चालक को थाना इलाके के राजपुरा पुलिया के पास पटकने के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित कार चालक को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश कर रही है। तो वहीं जालोर जिला मुख्यालय पर पिछले 4 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन और किसानों के बीच करीब 2 घंटे तक चली बातचीत पूरी तरह से विफल रही। इसके बाद किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर जवाई बांध का पानी नदी में नहीं छोड़ा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से 21 किसान यहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें 5 से ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा की है। ऐसे में अब उनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। वहीं कल किसानों ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। बड़ी संख्या में किसानों का जुटना यहां पर शुरू हो गया है। हालांकि आज देर शाम को प्रशासन से हुई बातचीत विफल रही, जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया कि सोमवार को आंदोलन बड़ा करेंगे। आज सबको कह के भेजे हैं, घरों में सब पूरा गांव में ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजा के सुबह कल ट्रैक्टर और बाइक लेके यहाँ पहुंचेंगे। पूरा जिला यहाँ आएगा। हमारे जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ना है, ये मांग है। ये कुछ बातें कर रहे हैं, आप रोटी खा लो वो कर लो। अरे भाई रोटी खा, हम तो दुखी है बहुत। हमारे बेरे सब सूख गए, 2-20 साल से सूखे पड़े। पीने के लिए पानी नहीं है, मवेशी के लिए नहीं है, सब खराब पानी पी रहे। हम बड़े दुख से आए, हम तो सुन नहीं रहे ये। उधर राजधानी जयपुर के कोटपुतली इलाके में दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि जयपुर ग्रामीण समेत पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आए दिन लूट, डकैती, चोरी समेत महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार का कानून पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोटपुतली में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी यादराम जी ने, हेम सिंह जी हैं, कुलदीप जी हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कोटपुतली की सभी जनमानस को साथ में लेकर एक दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा। और जिस तरह से दिवाली हमें ये याद दिलाता है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई लगातार चलती है और हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण से सीख लेकर सत्य का साथ देना चाहिए, उसी तरह आज जो परिस्थिति राजस्थान में बनी हुई है, जिस तरह से धर्म और अधर्म का जो धर्म का नाश हो रहा है, आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, उसके लिए लड़ने के आज संकल्प लेना जरूरी है। और मैं धन्यवाद देता हूं कोटपुतली की, जयपुर ग्रामीण, पूरे राजस्थान की जनता को कि पूरी तरह से जो राज्य सरकार, जो कांग्रेस की राज्य सरकार से पिस रही है, आज जनता ने संकल्प ले लिया है कि इन्हें परास्त करना है, इस अधर्म को समाप्त करना है। दौसा जिले के गीजगढ़ में बीजेपी की तरफ से दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, पॉक्सो एक्ट में तुरंत बहुत गंभीर विषय है और ये पहली बार नहीं हुआ। मुझे ध्यान है कि पिछली बार जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो कोटा में इसी तरह के एक स्कूल में बिना रजिस्ट्रेशन के बच्चियों को ला करके और उनको बाद में धर्म परिवर्तन करा के भेजते थे। पिछली सरकार में हमने उस पर कार्रवाई शुरू की और इस सरकार ने आते ही उसको रोक दिया। जब सरकार किसी भी तरह कानून को तोड़ने वाले लोगों के ऊपर शिथिल होगी, कार्रवाई नहीं करेगी, तो इस तरह गतिविधि बढ़ेगी। दौसा भीलवाड़ा की घटना में सारे राजस्थान को शर्मसार किया है। आज एफिडेविट के बेस पर माता पिता को ऋण की स्थिति नहीं है, उनके खाने की स्थिति नहीं है, बच्चियों को बैठने की स्थिति आ रही हो। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि नरेगा हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से, और उसी नरेगा के चलते हुए अगर भूख के कारण से बेटियों को बेचना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात है। तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट की रौनक लगातार फीकी होती जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13वें पायदान पर पहुंच गया है। दिल्ली अभी भी नंबर 1 पर है, वहीं मुंबई दूसरे और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है। जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने के चलते यात्री भार घटकर प्रतिदिन 11,000 पर पहुंच गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से देश के सभी एयरपोर्ट के आंकड़े जारी किए हैं।
और जयपुर से जुड़े ये आंकड़े बेहद निराशाजनक है, क्योंकि इस बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट एक पायदान फिसलकर 13वें नंबर पर पहुंच गया है। अगस्त की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो सितंबर के अंदर 13,000 यात्रियों की कमी आई है, यानी कि जयपुर एयरपोर्ट से अब केवल 11,000 यात्री रोज यात्रा कर रहे हैं। देश में नंबर 1 एयरपोर्ट दिल्ली रहा, 2 नंबर पर मुंबई और तीसरे नंबर पर बेंगलुरु। लगातार यात्रियों की घटती संख्या और रोज उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जयपुर एयरपोर्ट पर जारी है और एक समय यही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे देश में नंबर 1 पर था, लेकिन दिन पर दिन यहां पर यात्री भी घटते जा रहे हैं और फ्लाइट की संख्या में भी कमी आती जा रही है। कैमरामैन यासीन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। आबू रोड के दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत इंदिरा रसोई पहुंचे और आम जनता से इंदिरा रसोई की गुणवत्ता को जांचा। आम लोगों की तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुख्यमंत्री ने भोजन चखा और आम जनता से 30 मिनट तक यहां पर बातें की। खबरों में रुकेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मंत्री सुभाष गर्ग की आज भरतपुर में अचानक से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान तबीयत बिगड़ गई। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मंत्री को जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक जांच के बाद अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गर्ग के कुशलक्षेम पूछने चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा, मंत्री भजन लाल जाटव अस्पताल पहुंचे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बरगट्टा के मुताबिक मंत्री गर्ग की हालत अब फिलहाल खतरे से बाहर है और विशेषज्ञ चिकित्सक उनके इलाज में जुटे हैं। बेसिकली उनको आज मॉर्निंग में सुबह से वो लोगों से मिल रहे थे। दिवाली मिलन का कार्यक्रम चल रहा था उनके यहाँ अपने गृह क्षेत्र में, और वहाँ रहते रहते उनको थोड़ा सा कुछ वेग से सिम्टम्स हुए और फिर उन्होंने कुछ उसके लिए कुछ पानी वगैरह पिया। उसके बाद ही वॉज ऑल राइट, और फिर थोड़ी देर बाद उनको हल्का सा कुछ एक क्रैम्प सा जिसे बोलते हैं वो आया था, और इसके अलावा और कुछ भी तकलीफ नहीं। लेकिन एहतियाती तौर पे उनको इसके लिए वहाँ पर भी टेस्ट किए गए और यहाँ पर लेके आए गए। अभी वो थोड़ा आराम से हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। पता लगा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और हम चाहते हैं कि ठीक जल्दी स्वस्थ हैं। भगवान से कामना करते हैं कि ठीक स्वस्थ हों, जल्दी हों। तो वहीं सुजानगढ़ में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा क्षेत्र के मुख्य कार्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की हालत एक दुल्हन और 13 दुल्हन जैसी है। अब भाजपा कौन सी बारात कहां ले जा रही है किसी को पता नहीं है। बेनीवाल ने राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने बिजली के सरचार्ज के नाम से सरकार पर जनता को लूटने के आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्णतया निःशुल्क होने चाहिए। 13 लोग हैं बीजेपी में, तो कौन किसकी बारात लेके जा रहा है मुझे यही पता नहीं। बिना दूल्हे की कोई बारात हुई क्या, बताओ मुझे। बिना दूल्हे की बारात है। और कांग्रेस का मैंने बता दिया हाल जो है, हर विधायक अपने इलाके का मुख्यमंत्री खूब लूट खसोट कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी सीएम के करीबी विधायक हैं और सारी ब्यूरोक्रेसी राज चला रही है। आप देख रहे हो किस तरह के हालात राजस्थान के अंदर, अपराध के अंदर 1 नंबर राजस्थान आ गया। कहाँ हमारा राजस्थान 23 में पायदान होता था, किसान आत्महत्या कर रहा, बेरोजगार आत्महत्या, कोई सुरक्षित नहीं। तो वहीं बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में भारतीय सेना की रणबांकुरा डिवीजन की ओर से पूर्व सैनिक कल्याण रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को पेंशन, चिकित्सा और दस्तावेज संबंधी समस्याओं का निवारण करना था। रैली को संबोधित करते हुए जनरल ऑफिस से कमांडिंग रणबांकुरा डिवीजन के मेजर जनरल समर्थ नागर ने देश की सेवा के लिए पूर्व सैनिकों का आभार प्रकट किया है। तो वहीं कोटा व्यापार महासंघ की तरफ से आयोजित दिवाली स्नेह मिलन अभिनंदन समारोह में कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी शरीक हुए। इस दौरान व्यापारियों ने ओम बिड़ला को फूलमालाएं पहना करके उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी समेत कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी शामिल हुए। वहीं मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी की सभा के जरिए बीजेपी आदिवासी हितैषी होने की कोशिश में है, लेकिन मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे की मांग कर कांग्रेस ने भी अपना दांव चल दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री ने राजस्थान आगमन को लेकर के ईआरसीपी का मुद्दा भी अब गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। खास रिपोर्ट देखिए।
मानगढ़ धाम आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने की मांग के साथ साथ कांग्रेस ने अब ईआरसीपी को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को फिर से तेज कर दिया है। दो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अहम माने जाने वाले पीएम मोदी के मानगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। 1 नवंबर की उनकी यात्रा से पहले कांग्रेस ने मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मुहिम छेड़कर आदिवासियों को लेकर बीजेपी के बड़े दांव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। तो जो राष्ट्रीय स्मारक बनना चाहिए उसके लिए प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए। जब आप मानगढ़ धाम में आ रहे हैं तो राष्ट्रीय स्मारक के लिए बीजेपी वाले उनसे बात क्यों नहीं करते? चीफ मिनिस्टर लेटर लिख चुके हैं, सारी बात हो चुकी है, तो ऐसे में अच्छी बात है ना। आप जब मानगढ़ धाम में आ रहे हैं, उस धाम की आप पूरी महत्व समझते हैं, तो आपको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। दरअसल इसके पहले बीजेपी मानगढ़ धाम समेत आदिवासियों के हित में पीएम के काम का गुणगान कर बीजेपी को आदिवासी हितैषी घोषित करने की कोशिश में थी। जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको देखोगे तो सीधे सीधे जनजाति और वंचित तबके के लिए उनकी नीतियां प्राथमिकता से बनी हैं। ऐसे जो लोग धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, उन स्थानों को और ज्यादा विकसित किया जा सके और उन लोगों को जिन्होंने अपनी आहुतियां दी उनको वहां पर सही स्थान मिले समाज में और इतिहास में, ये उनकी कोशिश रहती है। मानगढ़ का दौरा इसलिए भी न चाहते हुए सियासी हो जाता है क्योंकि गुजरात में अगले महीने चुनाव है और माना जा रहा है कि बांसवाड़ा के मानगढ़ से पीएम मोदी राजस्थान के साथ ही गुजरात और एमपी के आदिवासियों को भी एक संदेश देंगे। हालांकि बीजेपी इसे सामाजिक और सांस्कृतिक रैली ही मानती है। ऐसे जो लोग धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, उन स्थानों को और ज्यादा विकसित किया जा सके और उन लोगों को जिन्होंने अपनी आहुतियां दी उनको वहां पर सही स्थान मिले समाज में और इतिहास में, ये उनकी कोशिश रहती है। इसलिए स्वाभाविक है वो आएंगे तो राजनीतिक लोग भी आएंगे, उसके मायने भी निकाले जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं, उनका सामाजिक और धार्मिक जो जागरण है, जो अलग उन्होंने जगाई है जनजाति के बीच में, उसको आगे ले जाने का। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी पहली बार राजस्थान में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो सियासत भी इस पर हावी है और 2023 के लिए अब तक के सबसे अहम माने जाने वाले ईआरसीपी के मुद्दे को उठाकर कांग्रेस बीजेपी पर एक अलग सा सियासी दबाव बनाने की कोशिश में है। देश जानना चाहता है, राजस्थान के 25 एमपी जीत कर गए। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री जी बोले थे। अब ईआरसीपी पर यदि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। 13 जिलों के पानी का मामला है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ईआरसीपी योजना लागू करेंगे। आपको बता दें कि ईआरसीपी का मुद्दा कहीं न कहीं पीएम से जुड़ा है और इस पर काफी वक्त से प्रदेश में सियासत होती रही है। लेकिन जब पीएम मानगढ़ आएंगे तो बात ईआरसीपी की भी होगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस की पूरी उम्मीद टिकी है। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसे सत्ता में फिर से वापसी करनी है तो उसे पूर्वी राजस्थान पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना होगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।